एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। सो बच्चों, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची रीजन का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एकदम सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 का सेशन का सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर है, सोशल साइंस का है बच्चों। सोशल साइंस का क्लास 6 का ये आपका मॉडल पेपर है जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये देखिए, एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 के पर्पज़ से इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल प्रूव होने वाला है। इसीलिए बच्चों, आप लोग इस सेट को ज़रूर लगा लेना एग्ज़ाम से पहले। चलो आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये आप देखो, केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची रीजन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन एंड मॉडल पेपर साइंस सोशल साइंस क्लास 6। नाउ हम लोग सेक्शन ए से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल कहता है, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय, कि असली भारत गाँवों में बसता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? भीमराव अंबेडकर जी ने, ज्योतिबा फुले ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंदा ने? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये सेट। जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप उसी में आंसर करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी पेन पेपर ले करके बच्चों इस सारे सैम्पल पेपर को करते जाए साथ साथ में। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, शॉप्स आर अ पार्ट ऑफ। ये जितने भी चीज़ हमने यहाँ पर बताया, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये सब किसके पार्ट हैं? प्राइमरी सेक्टर्स के हैं या सेकेंडरी सेक्टर्स के हैं या टर्टियरी सेक्टर्स के हैं या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के हैं? तो आपको बता दूं कि ये जितने भी चीज़ है ना, ये सब टर्टियरी सेक्टर्स के पार्ट हैं। तृतीयक क्षेत्र हम लोग जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सवाल थर्ड कह रहा है, सत्यमेव जयते इज द मोटो ऑफ। सत्यमेव जयते किसका आदर्श वाक्य है? किसने दिया है इस वाक्य को? अब आपके ऑप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट असेंबली। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। ये भारत सरकार का मोटो है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत आर जनरली इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं आमतौर पर कितने अवधि के लिए, कितने टाइम पीरियड्स के लिए ये चुने जाते हैं? आपके ऑप्शन है 4 ईयर, सेकेंड है नो टर्म फिक्स और नो फिक्स टर्म, थर्ड है 5 ईयर्स और डी है 4 ईयर्स। अब आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बच्चों, यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं कौन? ग्राम पंचायत के सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पुरानी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम, कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज लोकेटेड, ठीक है। तो आपको उस राज्य की पहचान करना है जहाँ पर ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थित है। तो आप इसको देख रहे हो ना, इस फिगर को देखो, देख के ही क्या लग रहा है? एकदम राजा रानी राजवाड़ी टाइप का लग रहा है ना। तो ये राजा से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। भारत में कौन सी भारत की विविध जनसंख्या में कंट्रीब्यूट करता है, डाइवर्स पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन देता है, अपना योगदान देता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन,
across regions, wide range of climates for mountains to desert, cultural practices influenced by historical rules, और नंबर डी है, ये आपका डी है बेटा, कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो हमारे पास सब कुछ है ना, डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन में हमारे साथ सब कुछ है। हमारे इंडिया में तो डाइवर्सिटी से ना कहते हैं प्लेंटी ऑफ डाइवर्सिटी इन आर इंडिया। हमारे इंडिया में तो भाई डाइवर्सिटी भर भर के है। आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगे अदर अदर देखने के लिए, क्लाइमेट्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, ये सारे मिल जाएंगे। यहाँ का जो कल्चरल प्रैक्टिस है, इन्फ्लुएंस है, हिस्टोरिकल रूल्स है और रूलर्स है, सब है हमारे इंडिया में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? सिद्धार्थ गौतम वॉज बॉर्न इन, सिद्धार्थ गौतम है ना, गौतम बुद्ध की बात हो रही है, वो कहाँ पे जन्मे थे? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, कोलकाता, सारनाथ और लुम्बिनी। तो बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज वी नो दैट वेरी वेल, कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? अनेकांतवाद मीन्स, अनेकांतवाद का मतलब क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं नन पोजीशन, नॉट जस्ट आर एंड पोजेशंस और नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा अनेकतावाद का क्या होता है? अनेकांतवाद, बहुत सारे, एक नहीं। इसीलिए क्या है, सिर्फ एक नहीं, उसमें बहुत सारे होते हैं। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट बी, नॉट जस्ट वन। नाम से ही ना सेंस आ रहा है अनेक, अनेक, अनेक मीन्स डिफरेंट। तो एक का कहाँ सेंस बचता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पा? ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वहाँ के इनहेबिटेंट्स के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए, उनको हड़प्पा वासी क्यों कहा जाता है? तो उनको क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं दे लिव्ड नियर द सरस्वती रिवर, क्या वो सरस्वती रिवर के पास रहते थे इसलिए। एंड द सिटी ऑफ हड़प्पा वॉज द फर्स्ट ऑफ एक्सकेव्ड, वो खुदाई इसकी हुई थी इसलिए। या फिर है दे स्पोक द हड़प्पा लैंग्वेज, वो हड़प्पा भाषा बोलते थे इसलिए। या नेक्स्ट है दे इन्वेंटेड द फर्स्ट राइटिंग सिस्टम, कि उन्होंने सबसे पहले वो जो बोली बोलते थे वो उसके लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाई हड़प्पा शहर की सबसे पहली खुदाई की गई थी। द सिटी ऑफ हड़प्पा वॉज द फर्स्ट टू बी एक्सकेवेटेड, इसीलिए उसको हड़प्पावासी कहा जाता है। ठीक है, सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स। तो उनको हड़प्पन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस सजेस्ट द हड़प्पन्स वर इंगेज्ड इन मैरीटाइम ट्रेड्स? किस प्रकार के सजेस्ट मिले हैं, किस प्रकार के एविडेंस मिले हैं हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में लगे हुए थे, जो ये आपको बताते हैं कि वो लोग समुद्री व्यापार करते थे। मैरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है समुद्र से व्यापार करना, बिजनेस करना। राइट, ऑप्शंस आर डिस्कवरी ऑफ एयरप्लेन्स, सेकंड है लार्ज डॉकयार्ड सच एज द वन ऑफ द लोथल, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ सबमरीन्स, और फोर्थ है यूज ऑफ द पेपर बोट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉकयार्ड के लिए, डॉकयार्ड शिपयार्ड लोथल में। लोथल में बड़े बड़े क्या थे? लोथल में बड़े बड़े डॉकयार्ड्स थे, शिपयार्ड्स थे, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा समुद्री व्यापार ट्रेड होता था। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि प्लेट्यूज आर रिच इन, प्लेट्यू जो होता है जैसे हमारा नदर्न प्लेट्यू है, सदर्न प्लेट्यू है, ठीक है, तो ये प्लेट्यू किन से पूरा एकदम भरा हुआ है? इट मीन्स कि रिच इन मतलब होता है प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ वहाँ पाई जा रही है। तो क्या पाई जा रही है? मिनरल्स है, ओर्स है, मेटल्स है और नन ऑफ दीज है। तो क्या है वहाँ पर बच्चों? वहाँ पर मिनरल्स है। क्या है? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वहाँ पर प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, प्लेंटी ऑफ द मिनरल्स। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपका 12 था, जो कि सारे मल्टीपल थे। 1 to 12 क्वेश्चन आर मल्टीपल। तो वो मल्टीपल क्वेश्चन सब हमने फिनिश किया है। अब हम लोग जाएंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। आप लोग लगे रहिए, पेन पेपर के साथ बैठिए, सारे आंसर 1 by 1 करते जाइए। याद रखिए, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। आप लोगों को पता है ना, 1 मार्क्स के लिए किसी की नौकरी रुक जाती है। तो इस 1 मार्क्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और ऐसा इंश्योर करिए कि आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, राइट। चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं हम लोग। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वाई द प्लेन्स आर डेंसिटी पॉपुलेटेड, कि मैदानी इलाकों में घनी आबादी क्यों होती है। भाई क्यों होती है, सीधी सी बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती, और फर्टिलिटी के वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, किसी भी क्रॉप का, किसी भी फसल का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो वहाँ पर घनी आबादी होगी। चलिए इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। Okay, so your answer is the plains are densely populated because they are ideal of human habitats। यहाँ पर ह्यूमन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आदर्श वाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला माना जाता है जगह को। दे हैव फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल है वहाँ पर, फ्लैट लैंड है एंड अ मॉडरेट क्लाइमेट है। इट मीन्स कि किसी भी फसल के लिए बहुत ही अच्छा, रहने के अनुकूल, फसलों के लिए अच्छा, आपका कैटल्स के लिए अच्छा। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट कैसा रहता है, मॉडरेट टाइप रहता है। किसी भी चीज़ का, किसी भी क्रिएचर का सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फेवरेबल कंडीशन में रहता है। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं जरा देखते हैं। वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें सरकार की क्यों ज़रूरत होती है। राइट एनी 2 रीज़न, भाई सरकार की ज़रूरत क्यों होती है, 2 रीज़न बताना है आपको। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सरकार की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कह रहा है क्या, गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी फॉर कंट्री टू फंक्शंस बिकॉज इट प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन। कि सरकार की नीड क्यों होती है, कि सरकार अपने सिटीजन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, और साथ ही साथ सर्विसेज, काम, जो जॉब वगैरह, इंडस्ट्री, उद्योग, ये सारे कुछ भी वो प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स के लिए। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे बिहार सरकार ने 5 लाख वैकेंसी निकाली थी, वो ऑल ओवर ही इंडिया सिटीजन्स के लिए था, ठीक है ना। तो ऐसे गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपने सिटीजन्स का क्या रखे, ख्याल रखे, इसीलिए हमें गवर्नमेंट की नीड होती है। अच्छा, इसके 2 रीज़न भी बोले गए ना। फर्स्ट रीज़न देखिए, लिखिए आप लोग। पहला रीज़न क्या है, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। गवर्नमेंट्स क्रिएट एंड इन्फोर्स लॉज एंड इंश्योर दैट सोसाइटी फंक्शन सेफली एंड प्रेडिक्टेबली। तो लॉ और ऑर्डर के लिए हमें नीड होती है। उनके लॉ ऑर्डर को फॉलो करने से एनवायरनमेंट कैसा बना रहता है, बहुत ही पीसफुल बना रहता है, किसी तरह का वायलेंस नहीं चलता है, सारा कुछ स्मूथली रन कर रहा होता है। सेकंड है बी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट्स प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक एंड दी अदर थ्रेट्स। तो जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं वो अपने सिटीजन को फॉरेन अटैक से भी बचाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अपने सिटीजन को। तो ये 2 आपका रीज़न हो गया बेटा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ टेरिटरी सेक्टर्स। ये जो टेरिटरी सेक्टर्स है ये क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, टर्टियरी सेक्टर्स है ना, टर्टियरी सेक्टर। ये टर्टियरी सेक्टर क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। So your answer will be the group of activities that involve the provision to services that complement both primary and secondary sectors such as transportation, banking, management of the business। तो ये होता है आपका
टर्टियरी सेक्टर्स, तृतीय क्षेत्र में ये आते हैं। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, इन्वॉल्व होता है कौन, प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज होता है, कंप्लीमेंट बोथ द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स, दोनों का कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। और इसमें किन किन चीज़ों को देख रखा जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ी घोड़ा से संबंधित चीज़, बैंकिंग से संबंधित, और भी ऑल मैनेजमेंट, बिजनेस से संबंधित ये चीज़ें होती है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इस चीज़ को हम लोग टर्टियरी सेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यू आर द हेडमैन ऑफ सरपंच ऑफ योर विलेज। हेडमैन ऑफ सरपंच ऑफ योर विलेज, आप अपने गांव के सरपंच या मुखिया हैं। सो व्हाट स्टेप विल यू टेक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर विलेज, अपने गांव के विकास के लिए आप कौन कौन सा कदम उठाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी योर आंसर। सो द वर्क्स ऑफ अ ग्राम पंचायत आर फॉलोज, कि ग्राम पंचायत का क्या क्या काम होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि द कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्स, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल्स, बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ किन के अंदर आते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। रोड का कंस्ट्रक्शंस, वाटर का मेंटेनेंस, रोड्स का मेंटेनेंस, ड्रेनेज, जो रोड के अगल बगल में जो ड्रेनेज होती है, नालियाँ होती है, जो स्कूल बिल्डिंग्स होता है, इन सब का मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन सारा चीज़ देखने का काम ग्राम पंचायत का होता है। सेकंड कह रहा है कि लेइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, वो क्या करता है, लोकल टैक्स भी कलेक्ट करता है। थर्ड कह रहा है एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। तो ये तीन थे आपके। ये तीन काम ग्राम पंचायत के थे। 16 हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम 17 देखने वाले हैं। चलिए, यू कैन सी वेरी क्लियरली, देखो भाई 17th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज़ मींट बाय द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी क्या है इन द इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो से भारत के परिदृश्य में विविधता में भी एकता क्या है। So, your answer is unity in diversity in the Indian scenario refers to the coexistence of a vast array of the cultures, language, regions, religions and ethnic groups within the country, forming a unified nation. India is known for its rich culture, heritage and diversity. So, yet there is a sense of unity among its people. कि यहाँ पर क्या है, भारत के परिदृश्य में किसको ये रेफ़र किया गया है, तो यहाँ पर क्या क्या करता है, वास्ट एरी ऑफ द कल्चर, कि यहाँ पर भाई कल्चर भरमार होती है, भाषाएं सबकी अलग होती है फिर भी सब एक है, रिलीजियन धर्म भी सबका अलग अलग है फिर भी सब एक है, एथिक ग्रुप्स कंट्री के भीतर ये सब क्या है, सब अलग है लेकिन फिर भी सब यूनाइटेड में हैं। सारे चीज़ों का इट मीन्स कि सारे रिलीजियस को इंडिया में लेकर चलता है। सभी लोग अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी सब इंडियंस हैं, सब इंडिया में मिलकर रहते हैं। और यहाँ का जो रिच कल्चरल है, हेरिटेज, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, उसमें भी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी देखने के लिए। तो ये सारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैं। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको VVI में रख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में प्रमुख प्रकार की भू आकृतियाँ क्या है, एक्सप्लेन देम विथ एग्जाम्पल्स, और उनको एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन करिए। राइट, सो नाउ लेट्स सी आंसर। चलिए देखते हैं आंसर क्या है आपका। सेक्शन सी का सवाल है ये, सेक्शन सी में हम लोग पहुंच गए हैं। आंसर है द लैंड फॉर्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, कि 3 भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है। कैसे कैसे, पहला है माउंटेन, दूसरा है प्लेट्यू और तीसरा है प्लेन्स। चलो माउंटेन वाले में क्या है, अ नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस, दे हैव अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स एंड अ नैरो समिट,
सो इट कैन बी कवर्ड इट स्नो डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, की हाइट की वजह से ये क्या करता है, कवर करता है, उस हाइट पर डिपेंड करता है कि ये क्या स्नो कितना कवर करता है। तो ये आपका पहला माउंटेन का पार्ट था। सेकंड पार्ट कह रहे हैं प्लेट्यूज। अ प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ अ हाईलैंड कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लैट टेरियन that is raised sharply above the surroundings around on the least one side, कि जो एरिया का प्लेट्यू होता है वो हाईलैंड कंसिस्टिंग होता है, हाईलैंड में वो गिनती में आता है, और साथ ही में ये फ्लैट टेरियन भी है, वहाँ पर लोग रहते भी हैं और वहाँ पर ग्रो भी करते हैं फसल क्रॉप। प्लेन्स में क्या करते हैं, प्लेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनडुलेटिंग सरफेस। प्लेन्स पता है ना, वो समतल एरिया को कहते हैं जहाँ पे लोग जनरली घर बनाकर रहते हैं या फिर खेती बाड़ी फसल भी उपजाते हैं। चलो 19th नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सो द हड़प्पन सिटीज़ वर वेल प्लान्ड सिटीज एक्सप्लेन, कि जो हड़प्पा की शहर थे, हड़प्पा के जो शहर थे वो एकदम वेल प्लान थे। कैसे थे, बहुत सारा सिस्टम बहुत अच्छा था, सब कुछ ड्रेनेज सिस्टम, आपका रोड सिस्टम, दे आर इंटरसेक्शन इनटू 90 डिग्री, एकदम रोड इतने अच्छे से बनाए गए थे कि 90 डिग्री पर वो इंटरसेक्शन करते थे, काटते थे। चलिए उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ओके, सो आंसर क्या है, अर्बन प्लानिंग। सबसे पहले देखो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अर्बन प्लानिंग में क्या था, वेल प्लान्ड सिटीज़ विद ग्रिड लेआउट्स, ड्रेनेज सिस्टम एंड दी सैनिटेशन फैसिलिटीज़। मैंने अभी बोला ना, सारे ड्रेनेज सिस्टम इतने अच्छे से बनाए गए थे कि कहीं भी बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं थी। जो भी बारिश की पानी गिरता था ना, वो एकदम से ड्रेनेज से बह करके कहाँ चला जाता था, ओशियन और सी में चला जाता था। नेक्स्ट में है बी में कह रहा है बच्चों कि एडवांस आर्किटेक्चर, इतने सुंदर से घरों को डिजाइन किया गया था। यूज द फायर ब्रेक्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड इम्प्रेसिव ग्रैंडरीज। तो ग्रैंडरीज क्या होता है, जो वो अनाज उनाज रखने का जो जगह होता है, और सारा स्टोर करने का जो जगह होता है। बिल्डिंग्स को इतना अच्छे से बनाया गया था कि सब बहुत ज़्यादा बिल्ड प्लान थे उस हड़प्पा सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है थर्ड वन कह रहा है कि क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी, स्किल्स इन मेटल वर्किंग, पोट्री एंड द सील कार्विंग डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ वाइट एंड मेजर। तो क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, उस सिविलाइजेशन की सारी बातें अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 19 हो गया, ठीक। अब आप इस बढ़िया से इसको देखिए, इस फिगर को लुक वेरी केयरफुली, चित्र को देखो, लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिटी दैम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इस फोटो को देखने के बाद अब आपको आंसर करना है। सबसे पहला सवाल कह रहा है आइडेंटिटी द नेम ऑफ द पर्सन। तो कौन है ये लॉर्ड महावीरा है। कौन है ये, लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड महावीर हैं ये। बी नंबर कह रहे हैं कि वेयर वॉज ही बॉर्न, कहाँ पैदा लिए थे ये। योर आंसर इज नियर वैशाली मॉडर्न डे बिहार, ठीक है, नियर वैशाली मॉडर्न डे बिहार, ये बिहार में पैदा हुए। थर्ड कह रहे हैं ही वॉज रिलेटेड विथ रिलीजियन, किस रिलीजियन से रिलेटेड थे, तो महावीर जैन धर्म से रिलेटेड थे। इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म। क्या हो जाएगा बच्चों, जैनिज्म। चलो आई होप कि समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, और ये द्वितीय क्षेत्र से अलग कैसे है, राइट। सो योर आंसर विल बी थोड़ा लंबा है, इसीलिए समझने की कोशिश करिएगा, याद तो नहीं होगा, याद करना भी नहीं होता है, चीज़ों को समझ लेना होता है बच्चों। आंसर विल बी द प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ द डायरेक्टली डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, फॉरेस्ट्री से और फिशिंग से। कह रहा है कि ये डायरेक्ट जो जुड़ा होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है नेचुरल से, नेचर से, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स क्या है, द सेकेंडरी सेक्टर्स
Companies are those that are involved in manufacturing, constructions, and processing. And these companies produce goods that use to the sources obtained from the companies within the primary sectors. कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर्स जो भी कुछ प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो कहाँ से करता है? वो प्राइमरी सेक्टर से लेता है चीज़ों को और उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है. एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा, और इन सबको मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है. राइट. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. नेम ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स. कि गवर्नमेंट के ये 3 ऑर्गन्स क्या हैं, उनका नाम लिखो और उनका काम भी लिखो, उनका क्या रोल प्ले करता है वो सबके लाइफ में. ठीक है. सरकार के 3 अंगों का नाम लिखिए. चलिए लिखते हैं. आई एम ऑलरेडी डन फॉर यू. लुक एट योर आंसर वेरी केयरफुली. द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाट? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव. ठीक है. तो ये तीनों, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, ये सब मिलकर के क्या करते हैं? ये सब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं. द डिफरेंट रोल्स आर फॉलोज एज फॉलोज. तो डिफरेंट रोल देखते हैं हम लोग क्या क्या है. सबसे पहले देखेंगे लेजिस्लेचर का, विधानसभा, ये विधान परिषद का क्या काम होता है. देखिए यहाँ पर लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, कानून बनाता है, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्री और स्टेट. ठीक है. तो वो स्टेट के लिए और सरकार के लिए क्या बनाती है? वो लॉज बनाती है, कानून बनाती है. एग्जीक्यूटिव क्या करता है? टू इम्प्लीमेंट रूल्स. जैसे इसने रूल बना दिया, इम्प्लीमेंट ये करेगा. लॉज विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया रूल को ये क्या कर देगा? अप्लाई कर देगा, इम्प्लीमेंट कर देगा, लागू कर देगा. जुडिशियरी का क्या काम होता है? भाई ये तो न्यायपालिका है. टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट. तो क्या करता है? ये अपहोल्ड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एंड सॉल्व करता है सारे डिस्प्यूट्स को. लास्ट में एक लाइन लिखिएगा. ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. ये भी VVI में रख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट 19 हो गया है, सॉरी 22 था ना, ये 22 था. अब हम लोग जंप करेंगे किस में? ग्रुप डी, सेक्शन डी में अब हम लोग जंप करेंगे. चलिए सेक्शन डी का सबसे पहला सवाल है. एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ बुद्धिज़्म एंड ब्रीफली कमेंट अपॉन देम. कि बौद्ध धर्म के कुछ केंद्रीय विचारों की व्याख्या करिए और उन पर संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखिए. तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे? टिप्पणी भी लिखेंगे और संक्षेप में सेंट्रल आइडियाज़ को एक्सप्लेन भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है. यू कैन सी योर क्वेश्चन वेरी क्लियरली. नाउ द आंसर. Buddhism was started by Siddhartha Gautama and it evolved during 500 BCE and did not accept the concept and principle of Vedas. कि इन्होंने 500 BC में Buddhism was started by Siddhartha Gautama. तो इसका मतलब है कि ये 500 BC तक रहा, लेकिन इन्होंने किसी भी रूल को एक्सेप्ट नहीं किया. किसी भी प्रिंसिपल ऑफ वेद में जो भी रूल रेगुलेशन थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. किसी भी कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. आगे है. बुद्धिज्म बिलीव दैट इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग. कि किसी भी चीज़ का इग्नोर करना या अटैचमेंट, उसका ज़्यादा लगाव, यही इंसान के दुखों का कारण है. एंड देयर टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन द रिमूव दोज 2 कॉजेज ऑफ सफरिंग, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट. और उनका सिद्धांत ही यही था. उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया? कि भाई आप इग्नोरेंस और अटैचमेंट से दूर रहिए, क्योंकि यही हमारा दुखों का कारण है. नेक्स्ट है. बुद्धिज्म
फर्स्ट नॉन वायलेंस एंड सिंसियर इनर डिसिप्लिन ऑफ द रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग। वो बोले कि भाई नॉन वायलेंस को फॉलो करो, ये क्या देगा आपको, ये आपके ह्यूमन सफरिंग को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, और जो इनर डिसिप्लिन होता है वो आपको शांति प्रदान करेगा। तो ये आपका 23rd था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा 23rd का कुछ और भी है ना, चलो बढ़िया है, पढ़ लीजिए, आप लोगों को फ़ायदा है। जैनिज्म टीचेस दैट द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट इज थ्रू नॉन वायलेंस एंड रिड्यूसिंग हार्म लिविंग थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। कि भाई आप इनलाइटमेंट के रास्ते में चलिए, मोक्ष के रास्ते में चलिए, दुख दर्द कम मिलेगा। लाइक हिंदू एंड बुद्धिस्ट, जैन बिलीव इन द रेनकार्नेशन। अगला है दिस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ इज डिटरमाइंड बाय वंस कर्म। कि सबके अपने अपने कर्म का फल होता है, पैदा होना, मरना, फिर पैदा होना, ये सब अपने कर्मों का फल है। जैन्स बिलीव दैट कर्मा इज कॉज बाय द हार्मिंग लिविंग थिंग्स। और जैन क्या मानते हैं कि जो हमारा कर्म होता है ये क्या होता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, लिविंग थिंग के हार्म का ये कॉज होता है। टू अवॉइड बैड कर्म, कि भाई गंदा काम ना करो, जैन मस्ट प्रैक्टिस अहिंसा, स्ट्रिक्ट कोड टू नॉन वायलेंस। और जैन धर्म क्या करता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं कि कभी भी बुराई नहीं करना भूल के। आगे कहता है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूड्स ड्यूरिंग नो हार्म टू ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो किसी को भी आपको हार्म नहीं पहुंचाना होता है, सबके साथ मिल के प्रेम भाव से रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th। What are the similarities and differences between the पंचायत राज सिस्टम इन रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया। कि गांव में और शहरों में, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटीज़ होती है पंचायती राज सिस्टम का, ज़रा उसके बारे में बताना है। राइट, सो लेट्स सी आंसर ऑफ 24। Governments, both and Panchayat Raj system, urban local governments are forms of the decentralized four local area like villages and cities respectively. They are responsible for taking care of the people's need and ensuring basic service of the people in their area. कि गवर्नमेंट्स क्या करती है, दोनों को, बोथ द पंचायती राज और सिस्टम दोनों, अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों का ये लेकर चलती है। फिर वो इंश्योर करती है बेसिक सर्विस ऑफ द पीपल इन देयर एरिया, कि वो क्या क्या उनको मिलना है, नहीं मिलना है, ये सारी चीज़ इंश्योर करती हैं। आगे है मेंबर आर दी चूजन थ्रू इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर 5 years। कि ये जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन से चुने जाते हैं 5 साल के लिए। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन बोथ ऑफ द स्टेट यूप्स। कि दोनों तरफ से कितना 1/3 सीट रिजर्व रहता है महिलाओं के लिए। अब है डिफरेंसेस, देखेंगे हम लोग क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस पंचायत राज इन 3। पहला है टायर सिस्टम। Tier system looking at the need of the people in rural area, whereas urban local bodies are the either single or two tier structures looking in the administrations of urban areas, and the panchayati bodies have less resources as compared the urban bodies। कि जो पंचायती समुदाय होता है, बॉडी होता है, वो लेस रिसोर्सेस होता है कंपैरिजन ऑफ अर्बन बॉडीज की। अच्छा इसमें एक और भी है 24th में, एक क्वेश्चन और है, और अगर किसी बच्चे ने और बनाना है तो उसका भी हम लोग आंसर करेंगे। तो और वाला सवाल क्या था हमारा, और वाला सवाल है मेक अ लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अर्बन लोकल बॉडी। अच्छे शहरी स्थानीय निकाय की व्यवस्था की सूची बनाइए। लुक एट दिस योर आंसर। अ गुड urban local body is which
listen to citizens, adheres to its duties and does its task on time. Some important characteristic of a good urban area, good urban local body are follows. क्या क्या follows करता है? तो citizen friendly and responsive to the need of people, should have citizen charters showing its duties, responsibilities, and should have mobile app and be technology friendly, should have a strict a popular quick grievance redressal mechanism. हाँ, तो ये सारे थे गुड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो गुड अर्बन एरिया का, शहरी क्षेत्र का, जैसा कि पूछा गया था शहरी निकाय क्षेत्र की विशेषता। ये सारी विशेषता हमने देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 की ओर। 25 नंबर सवाल कह रहा है, ये आपका सेक्शन ई आ गया है। अब एक नया सेक्शन मिल रहा है आप लोग को देखने के लिए, सेक्शन ई, ठीक है ना, सेक्शन ई मिल रहा है। सो रीड द केस स्टडी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। केस स्टडी को रीड करिए, इट मीन्स कि एक पैसेज दिया है, पैसेज को रीड करिए और आंसर करते रहिए सवालों का। सबसे पहला है, हु वॉज पैसेज को पढ़ लेते हैं पहले। हिवारे बाजार, अ विलेज ऑफ महाराष्ट्र, यूज टू बी अट्रैक्टेड बाई फ्रेक्वेंट डाउट्स एंड पुअर एग्रीकल्चर एल्स। आफ्टर Popat Rao Baguji Pawar became its Sarpanch, he started applying Anna Hazare model of the rainwater harvesting and watershed conservation of massive tree planted of lakhs of tree of the which contributed of the recharge of groundwater with the collaboration of the villagers. So Hiware Bazar became a green and prosperous village in few years. So Sri पोपट राव पवार वॉज अवार्डेड बाय द पद्मश्री। देखिए एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है, पोपट राव बागूजी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कैसे उसने ट्री लगाया और अन्ना हजारे के साथ मिलकर के मैसिव ट्री प्लांटिंग की, लाखों में पेड़ पौधा लगाया, तो उनको कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, ये था आपका पैसेज। अब हम लोग आंसर करेंगे। आंसर दीजिए कि हु वॉज पोपट राव बागूजी पवार, ये कौन थे? पोपट राम बागूजी पवार कौन थे? अब आपको इसका आंसर करना है। सो योर आंसर इज पोपट राव बागूजी पवार वॉज द सरपंच ऑफ द विलेज हिवारे बाजार। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। वो हिवारे बाजार का क्या था? सरपंच था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द हिवारे बाजार विलेज। हिवारे बाजार विलेज की प्रॉब्लम क्या थी? सो योर आंसर विल बी हिवारे बाजार विलेज वॉज अफेक्टेड बाय द फ्रेक्वेंट ड्रॉट्स, सूखा से ग्रस्त था, एंड द पुअर एग्रीकल्चर एल्ड। तो जब सूखा है तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, है ना? वहाँ पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट के प्रॉब्लम से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द प्रॉब्लम्स वॉज सॉल्व। ये प्रॉब्लम आखिर में जो पैदा हुआ तो इसका समाधान क्या हुआ, कैसे सॉल्व हुआ ये? द सरपंच स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारे मॉडल ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेयर सी कन्वर्जेशन एंड मैसिव द ट्री प्लांटेड ऑल द विच कंट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ग्राउंड वाटर। कि उन्होंने अन्ना हजारे के मेथड को फॉलो किया और इस तरह से उन्होंने किस तरह से ग्राउंड वाटर का यूज करके उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटेशन किया। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। अगेन वी हैव अ पैसेज, यू हैव टू रीड केयरफुली देन आंसर वन बाय वन। पढ़िए इसको। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द finest cotton in world, and Indian textile were exported as far away as Europe. One beautiful type of the printed cotton called Sint
became so popular in 17th century Europe that the sale of some European dresses dropped sharply, eventually to protect their own product, and England and France decided to ban the import of chains from the India. जब हमारे इंडिया ने एक बहुत अच्छा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया, वर एक्सपोर्टेड एज अ फार अवे, यूरोप में भेजा एक बड़ा सा अपना ऑर्डर फाइनेस्ट कॉटन का, जो कि बहुत ही अच्छा था, एकदम बहुत ही अच्छा प्रिंटेड कॉटन था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ये कब? 7th सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर इसने यूरोप को वो सेल कर दिया, बेच दिया। अंत में क्या हुआ कि प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने इस इम्पोर्टेंट ऑफ चिंट पर बैन लगा दिया। बोला नहीं, तुम मत बेचो, खाली हम बेचेंगे बस। नाउ योर क्वेश्चन इज एन एंशियंट पीरियड विच कंट्री वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन, कि एंशियंट पीरियड में सबसे अच्छा कॉटन कौन प्रोवाइड करता था, कौन सा कंट्री? सो योर आंसर विल बी, अरे यार ऑब्वियसली इंडिया। तो इंडिया प्रोड्यूस्ड द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड, हमारा इंडिया ही था जो फाइनेस्ट क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करता था। नेक्स्ट, अब आपसे क्वालिटी पूछ लिया है। व्हाट वाज सेंट, ये सेंट क्या था जिसकी फाइनेस्ट क्वालिटी थी कॉटन की, तो ये क्या था? आंसर विल बी, सेंट वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड ब्यूटिफुल टाइप ऑफ द प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, कि एकदम खूब सुंदर था, प्रिंटेड था, मस्त था, ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था। ये क्या था? कॉटन टेक्सटाइल था। सेंट क्या था? कॉटन टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 3, 26 का 3, ठीक है, डोंट फॉरगेट 26 का 3, वाई डिड इंग्लैंड एंड फ्रांस बैंड द इम्पोर्ट ऑफ चेन फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से जो भेजा जा रहा था ये चेन फाइन कॉटेस्ट, इसको क्यों इंग्लैंड और फ्रांस ने बैन करवा दिया? सो यू कैन सी हियर योर आंसर विल बी, ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ चेन द सेल ऑफ सम यूरोपियन ड्रेसेस ड्रॉप्ड शार्पली, ये बड़ा ही तेज़ी से यूरोप का मार्केट गिर गया जैसे ही इंडिया का सेंट कॉटन पॉपुलर हो गया। सो दैट्स वाई द बैंड इज टू प्रोटेक्ट देयर ऑन प्रोडक्ट, कि अपने प्रोडक्ट को बचाए रखने के लिए उसने इंडिया के प्रोडक्ट को बैन कर दिया ताकि उसका प्रोडक्ट बिक सके। कितना बड़ा बना इंसाफी है, कितना बड़ा बेईमानी है, फिर भी लोग करता है। नेक्स्ट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, मैप वर्क। मैप वर्क तो बच्चों आप लोगों को एकदम सीखना ही चाहिए, और इसको सीखने के लिए इंडिया के मैप में आपको 28 और 27 जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको बहुत ही बारीकी से जानना होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है, तभी आप ये मैप वर्क कर पाएंगे। सबसे पहले तो देखो क्या कह रहे हैं, लोकेट द फॉलोइंग ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में ये चीज़ें दर्शाइए। क्या? आइडेंटिटी ऑफ द रिवर ए ऑन द मैप, लोथल, कालीबंगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द डेजर्ट। सभी को पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, ये झारखंड में है, जो कि इंडिया मैप के यहाँ पे आएगा। कलिंगा और लोथल कहाँ है? गुजरात में है, जो कि इंडिया के इस पार्ट में आएगा। डेजर्ट महाराष्ट्र में है, जो अपर पार्ट में आएगा। चलो मैप में देखते हैं और हम आपको आंसर भी दिखाते चलेंगे। लुक एट दिस थिंग, दिस इज इंडियन मैप। तो सबसे पहला मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखो, ये हमारा झारखंड है। क्या है ये? झारखंड है। तो झारखंड अगर ये है तो जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू होता है आपको यहाँ करना होगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। उसके बाद ही लोथल और कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में है, यहाँ पर है, ठीक है। आंसर ज़रा देखो, नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी भाग है, वहाँ पर उत्तराखंड के बाद में क्या बहती है? गंगा बहती है। और कहाँ चली जाती है? वेस्ट बंगाल चली जाती है। लोथल कहाँ पर है? देखो, गुजरात के पास, जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, और ये ऊपर जा रहा है ये, तो यहाँ पर बच्चों गुजरात है, इस पार्ट में आपका गुजरात है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात है। कलिंगा ये देखो कहाँ है? राजस्थान में, अपर पार्ट में है। और छोटा नागपुर झारखंड में है,
उसके बाद क्या बच जा रहा है, द डेजर्ट, सॉरी कलिंगा, नियर द, घाघर नदी के बगल में है कौन, उत्तरी राजस्थान, उसके बगल में है कालीबंगा। और लास्ट वाला डेजर्ट भी कहाँ है, द डेजर्ट, ये भी गुजरात हरियाणा पंजाब के अगल बगल में है। तो ठीक है, इसके लिए आपको मैप वर्क ज़रूरी है, मैप वर्क करोगे तभी आप ये कर पाओगे। इसलिए थोड़ा मैप वर्क पे ज़रा अभी है कुछ दिन, आप लोग ध्यान दे दीजिए ज़रा। 5 मार्क्स का है, मैंने कहा ना 1 मार्क्स आर कैरी इक्वल इम्पॉर्टेंट, एक भी मार्क्स को छोड़ना नहीं है, आप सभी को सब कुछ करना है। नेगेटिव बात का यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम सर पे है। अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और इस सेट को सॉल्व ज़रूर करिए ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड जल्द ही मिलेंगे। आपके अभी बहुत बच्चों ने इंग्लिश के लिए बोला है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मैं इंग्लिश सैम्पल पेपर को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।